गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और आज तारीख है 21 दिसंबर 2022 का न्यूज़ एनालिसिस करने जा रहे हैं। हम अपने यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम को, जो भी स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे वो कोई भी, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, हम उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक आया है या कौन कौन सा मुद्दा उठाया गया है या फिर आया है हमारे इस न्यूज़पेपर में। और जो प्री का पॉइंट होगा उसे हम प्री वाले सेक्शन में नोट डाउन करेंगे और जो मेंस का टॉपिक होगा उसे हम मेंस के सेक्शन में नोट डाउन करेंगे और फिर देखेंगे एनालाइज करने के बाद कि प्री और मेंस के हिसाब से इसमें दी गई जानकारी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये वीडियो अब डेली आएंगे, आप सभी इस वीडियो को डेली देखा करें, न्यूज़ एनालिसिस देखें, आपका करंट अफेयर्स का सेगमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो चलिए करते हैं फ्रेंड्स आज के न्यूज़ एनालिसिस की शुरुआत। तो हमारा जो पहला है ये GS3 पेपर के लिए है, GS3 पेपर के लिए है, उसमें साइंस एंड टेक के लिए है, साइंस एंड टेक के लिए है, जिसमें से हमारा टॉपिक है ये दुश्मनों के लिए प्रलय बनेगी रॉकेट मोटर से संचालित स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल। तो अब हम देखेंगे कि इस न्यूज़पेपर में क्या क्या, इस सेगमेंट में क्या क्या कवर किया गया है। तो पहला है कि सीमा पर चाइना से तनातनी के बीच भारतीय सशस्त्र बलों के हाथ और मजबूत होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सेना की जल्द ही 150 से 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय मिलने की उम्मीद है। यानी कि इसकी मारक क्षमता कितनी है, हमारा प्री का क्वेश्चन मिल गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता है 150 से 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है इसकी। और फिर क्या है, ये जो है प्रलय सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से संचालित होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसमें कोई लिक्विड का यूज़ नहीं होगा। और इसमें क्या है, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। और लास्ट ईयर दिसंबर में लगातार 2 दिन सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। तभी से सेना इसे खरीदने और अपने बेड़े का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रही थी। इंटरसेप्टर मिसाइल को चकमा देकर अपने लक्ष्य की भेदने की इसकी खूबी या हवा में कुछ ही दूरी तय करने के बाद अपना मार्ग बदलकर लक्ष्य तक जाने की क्षमता से लैस है। इसकी यही खूबियां सशस्त्र बलों के लिए इसके महत्व को बढ़ाती है और ये दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरीके से नष्ट करने में सक्षम है। अब देखो ये आया क्यों? ये आया इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर रॉकेट फोर्स बनाने की तैयारी चल रही है। अब प्रलय को सेना में शामिल करने की दिशा में बढ़ रहे ये कदम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेना में एक रॉकेट फोर्स बनाने की तैयारी चल रही है। रक्षा मंत्रालय में उच्च स्तर पर यह विमर्श हो रहा है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा था कि देश के पूर्व CDS जनरल विपिन रावत सर सीमा पर दुश्मनों को चुनौती देने के लिए रॉकेट फोर्स के गठन की दिशा में काम कर रहे थे और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ प्रलय मिसाइलों के मिलने से हमारी सेनाओं के पास सबसे लंबी रेंज तक वार करने में सक्षम टैक्टिकल वेपन सिस्टम तैयार हो जाएगा। तो ये है, तो हमारा क्या है, 150 से 500 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसकी। इसमें क्या है, प्रलय सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से संचालित होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यानी इसमें किसी भी प्रकार के लिक्विड का यूज़ नहीं होगा और ये सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है और अपने दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट करने में भी सक्षम है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको बना कौन रहा है। तो इसको बना रहा है DRDO। तो अब हम DRDO के बारे में जानते हैं। तो DRDO क्या है? DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का एक R&D विंग है जो अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने के लिए एक दृष्टि के साथ है, जबकि हमारे सशस्त्र बलों को राज्य के साथ लैस करता है। DRDO का गठन 1958 में भारतीय सेना के तत्कालीन पहले से चल रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान संगठन के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय के समामेलन से किया गया था। DRDO तब 10 प्रतिष्ठानों या प्रयोगशालाओं वाला एक छोटा संगठन था। वर्षों से यह विषयों की विविधता, प्रयोगशालाओं की संख्या, उपलब्धियों और कद के मामले में बहुप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ा है। अब आज की डेट में हम देखें तो DRDO 50 से ज़्यादा प्रयोगशालाओं के एक नेटवर्क है जो विभिन्न विषयों को कवर करने वाली रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में लगे हुए हैं, जैसे कि वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली।
अब इसमें क्या है, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आदि के विकास के लिए कई प्रमुख परियोजनाएं डीआरडीओ के हाथ में हैं और ऐसी कई तकनीकों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां पहले भी हासिल की जा चुकी हैं और डीआरडीओ ने पहले ही से ही कई सारी उपलब्धियां अपने नाम करके रखी हैं। तो ये हो गया हमारा साइंस एंड टेक का टॉपिक। अब हमारा ये जो टॉपिक है, गरीब के घर से सांसदों की थाली तक पहुंचे मोटे अनाज, ये पेपर GS 2 का भी टॉपिक है और GS 3 का भी टॉपिक है। क्यों? GS 2 में हमारा है सोशल जस्टिस का टॉपिक और हमारा एक सेगमेंट है GS पेपर 3 में इकोनॉमी का। तो अब हम देखते हैं कि ये पेपर GS 2 और GS 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है और इसमें हम पीटी फैक्ट भी देखेंगे। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, आमतौर पर गरीबों की थाली का भोजन कहे जाने वाले ज्वार, बाजरा, रागी और सावा जैसे मोटे अनाजों के दिन बहुरने लगे हैं। क्यों? क्योंकि मंगलवार को देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में कृषि मंत्रालय की मेजबानी में विशेष मिलेट्स लंच का आयोजन किया गया और इसमें हमारे प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत सभी दलों के सांसदों ने मोटे अनाजों से तैयार लजीज व्यंजनों का स्वाद लिया। अब हमारे मतलब का ये है कि इसमें जो मोटा अनाज है इसको मिलेट्स लंच कहा गया और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। यानी 2023 को हम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स यानी पोषक अनाज वर्ष के रूप में हम मनाएंगे। अब इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री भोजन की थाली में इन पोषक अनाज को पुनः सम्मानजनक स्थान दिलाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सीधा लाभ मिलेट्स की खेती करने वाले छोटे किसानों को होगा। उसके बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर लंच में सभी पार्टियों के लोगों से भाग लेने की सराहना भी की और संसदीय दल में उन्होंने कहा कि अनाज के उपयोग, इस मोटे अनाज को बढ़ाइए आप सभी लोग और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये उच्च गुणवत्ता और पोषक तत्वों से भरपूर अनाज है। और कहा कि G20 की विभिन्न बैठकों में आने वाले अतिथियों के भोज में कम से कम एक व्यंजन मोटे अनाज का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत देश कर रहा है। तो हम अभी G20 के बारे में भी जानेंगे। अभी योजना में इस बार का टॉपिक है वास्तुकला और अगले महीने जो योजना आएगी उसका टॉपिक होगा मोटे अनाज। तो वो पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। तो आइए हम चलते हैं मोटे अनाज के बारे में जानते हैं आखिर ये मिलेट्स है क्या। तो मोटे अनाज वाली फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू को मिले क्रॉप कहा जाता है। मिलेट्स को सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि इनमें पोषक तत्व तो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट क्रॉप वर्ष घोषित किया है। ये हमारे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस में तो सीधा फैक्चुअल बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया है। तो उसमें ऑप्शन में आ जाएगा, तो आपको मिलेट क्रॉप वर्ष लगाना है। फिर है मोटे अनाज वाली फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, इनको मिलेट क्रॉप कहा जाता है और इनको सुपर फूड भी कहा जाता है। और क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की संख्या ज़्यादा होती, पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान के अनुसार रागी यानी फिंगर मिलेट में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। प्रति 100 ग्राम फिंगर मिलेट में 364 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। रागी में आयरन की मात्रा भी गेहूं और चावल से ज़्यादा होती है। फिर मिलेट्स क्रॉप को कम पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि गन्ने के पौधे को पकाने में 2100 ml पानी की ज़रूरत होती है। वहीं बाजरा जैसे मोटे अनाज की फसल के एक पौधे को पूरे जीवन काल में 350 मिलीमीटर पानी चाहिए होता है। रागी को 350 और ज्वार को 400। और जहां दूसरी फसलें पानी की कमी होने पर पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं, वहीं मोटा अनाज की फसल खराब होने की स्थिति में भी पशुओं के चारे के काम में आ सकती है। और उसके बाद हुआ है ये कि 5 दिसंबर को APEDA यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA और सरकार की ओर से नई दिल्ली में मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। आपसे पूछ सकता है कि स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया। और फिर इसमें किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्टअप्स, निर्यातकों, बाजरा आधारित मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादक जैसे आपूर्ति श्रृंखला के हितधारक शामिल हुए। कॉन्क्लेव के दौरान भारतीय बाजरा तथा बाजार आधारित उत्पादों को
प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी तथा B2B बैठकों का भी आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त लक्षित देशों के भारत में स्थित विदेशी मिशनों के राजदूतों और संभावित आयातकों को भी रेडी टू ईट बाजरा उत्पादों सहित विभिन्न बाजरा केंद्रित उत्पादों को प्रदर्शित करने और B2B बैठकों को सुगम बनाने के लिए कॉनक्लेव में आमंत्रित किया गया। अब हम ये तो हो गया हमारे मिलेट्स के बारे में, और ये जो फसलें दी गई हैं इनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन मिलेट क्रॉप नहीं है। तो ये जो फसलें आपको दी गई हैं इनको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और चाहे तो आप नोट्स बना करके लिख लीजिए, क्योंकि आपसे इससे एक या दो सवाल तो एग्जाम में बनने ही बनने हैं और पीसीएस में तो डेफिनेटली बनना है। अब हम बात करते हैं G20, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि सॉरी, G20 की विभिन्न बैठकों में आने वाली अतिथियों के भोज में कम से कम एक व्यंजन मोटे अनाज का होना चाहिए। तो अब हमारे लिए G20 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन 2022 की, और ये हमारी जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 में भी शामिल होगा। तो हम बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए। G20 शिखर सम्मेलन, खाद्य सुरक्षा, काला सागर अनाज पहल, पेरिस समझौता। मेंस के लिए भारत की विदेश नीति में G20 का महत्व, भारत को शामिल करने वाले समूह और समझौते या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं हम G20 के बारे में। अब G20 के 17वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई भारत के द्वारा। G20 के 17वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई, जिसे इंडोनेशिया की अध्यक्षता में बाली में रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर विषय के तहत आयोजन किया गया। अब भारत ने G20 की अध्यक्षता का प्रभार संभाल लिया है और 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं शिखर सम्मेलन के परिणाम क्या हैं। तो सदस्य देशों ने यूक्रेन में रूस की आक्रामकता की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए एक घोषणा को अपनाया और इसे बिना शर्त वापस लेने की मांग की। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अधिकांश सदस्यों ने यूक्रेन में युद्ध की निंदा की। स्थिति और प्रतिबंधों को लेकर विभिन्न विचार और अलग अलग आकलन थे। अब हम बात करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। G20 अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी घोषणा में ब्याज दरों में वृद्धि को सावधानीपूर्वक गति देने पर सहमति व्यक्त की और मुद्रा के मामले में बढ़ी हुई अस्थिरता को लेकर चेतावनी दी है, जिसमें कोविड-19 महामारी को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा जैसा मुद्दा भी उठाया जाएगा भारत के द्वारा। नेताओं ने खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित कार्रवाई करने का वादा किया और ब्लैक सी ग्रीन पहल की सराहना की। जलवायु परिवर्तन, G20 नेताओं ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। यह पुष्टि करते हुए कि वे जलवायु परिवर्तन पर 2015 पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य के साथ खड़े। तो इन्वायरमेंट के लिहाज से देखा जाए तो जितने भी समझौते हुए हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो आप सभी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे की राह क्या होगी। आगे की राह क्या होगी, तो G20 देशों का पहला काम बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण करना है। साथ ही सरकारों को कर्ज के स्तर को अनिवार्य रूप से बढ़ाए बिना कमजोर लोगों की मदद करने के तरीके खोजने होंगे। इससे संबंधित एक प्रमुख चिंता ये सुनिश्चित करना होगा कि बाहरी जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए। एक मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी रिकवरी के लिए G20 द्वारा संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है और बदले में इस तरह की संयुक्त कार्रवाई के लिए यूक्रेन में शांति स्थापित करने के साथ साथ आने वाले समय में उसके विखंडन को रोकने में मदद की भी आवश्यकता है। व्यापार को लेकर G20 नेताओं को अधिक खुले, स्थिर और पारदर्शी नियम आधारित व्यापार पर जोर देने की आवश्यकता है, जो वस्तु की वैश्विक कमी को दूर करने में मदद करेगा। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के लचीलेपन को मजबूत करने से भविष्य के झटकों से बचने में मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं G20 का विषय क्या है, अध्यक्षता का विषय क्या है। तो इस बार है वसुधैव कुटुंबकम, या फिर हम इसे कह सकते हैं एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जिसको महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। तो ये आपका G20 के बारे में हो गया, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछना ही पूछना है G20 के बारे में, मिलेट क्रॉप्स के बारे में, तो ये आपको देखना ही है। अब हम बात करते हैं जीएस पेपर 3 में हमारा टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है सिलेबस में इंटरनल सिक्योरिटी। तो उसका टॉपिक है यह पेपर जीएस 3 के लिए कि नक्सली हिंसा की घटनाओं में 11 साल में 77% की कमी। नित्यानंद राय ने कहा है वर्ष 2010 से 2021 के बीच देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 77% की कमी आई है। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी और उन्होंने कहा
कि 2010 में नक्सली हिंसा की 2213 घटनाएं हुई थी, जो 2021 में घटकर 509 हो गई। इस तरह की घटनाओं में नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौत के मामलों में भी 85% की कमी आई है। 2010 में 1005 लोगों की मौत हुई, जो 2021 में घटकर 147 रह गई। और इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नीति के सख्ती से क्रियान्वयन से वाम चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में लगातार कमी आई है। अब हम देखते हैं कि नक्सली हिंसा होती क्या है, नक्सलवाद क्या होता है। तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। मजूमदार चाइना के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। भारत में नक्सलवाद की बड़ी घटनाएं कब कब हुई? 2007 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में 300 से ज्यादा विद्रोहियों ने 55 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट पर उतार दिया। फिर 2008 ओडिशा के नयागढ़ में नक्सलवादियों ने 14 पुलिस कर्मियों और एक नागरिक की हत्या कर दी। फिर 2009 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए एक बड़े नक्सली हमले में 15 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। 2010 नक्सलवादियों ने कोलकाता मुंबई ट्रेन में 150 यात्रियों की हत्या कर दी। 2010 पश्चिम बंगाल के सिल्दा कैंप में घुसकर नक्सलियों ने हमला कर दिया, जिसमें अर्धसैनिक के 24 जवान शहीद हो गए। 2011 छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए एक बड़े नक्सलवादी हमले में कुल 76 जवान शहीद हुए, जिसमें सीआरपीएफ के जवान समेत पुलिसकर्मी भी शामिल थे। 2012 झारखंड के गढ़वा जिले के पास बरिंगवा जंगल में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। फिर 2013 छत्तीस के सुकमा जिले में नक्सलियों ने कांग्रेस के नेता समेत 27 व्यक्तियों की हत्या की। और 2021 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के 23 जवान शहीद हो गए और 31 जवान घायल हुए। तो ये हमारी अब तक की रिपोर्ट रही कि अब तक नक्सली हमले कितनी बार हुए हैं, है ना। तो ये नक्सली हमलों की ये लिस्ट थी जो अब तक हुए हैं 2021 तक। तो इसी के बारे में नित्यानंद राय ने कहा है कि अब हिंसा की घटनाओं में जो भी नक्सलियों के द्वारा की जाती थी, उनमें 11 साल में 77% की कमी आई है। तो ये फैक्ट आप यूज़ कर सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक में। जब भी नक्सलिज्म पे या नक्सलवाद पे आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को। अब एक और टॉपिक है GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। साकार हो रहा मोदी का न्यू इंडिया व युवा भारत का सपना, ये स्मृति ईरानी जी ने कहा। इन्होंने बताया कि जब नरेंद्र मोदी युवावस्था में थे तो उन्होंने अपनी डायरी के पन्नों पर न्यू इंडिया और युवा भारत का जो सपना शब्दों में पिरोया था, वो आज साकार होता नजर आ रहा है। तो आपको इससे रिलेटेड क्या पढ़ना है? APJ अब्दुल कलाम जी का विजन 2020, ये आपको पढ़ना है। क्योंकि न्यू इंडिया, युवा भारत, विजन 2020, ये देखना है कि भारत को किन महान नेताओं ने किस स्तर पे ले जाने की बात की थी। तो अब हम बात करते हैं इनके बारे में कि इन्होंने और क्या कहा। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़कर मोर्चा संभाला है देश की आर्थिक प्रगति में युवाओं ने। फिर उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा योजना जैसी कई योजनाओं को धरातल पर उतरकर प्रधानमंत्री ने युवाओं को सशक्त बनाया है। मेक इन इंडिया ने भारत को नया रूप दिया है। फिट इंडिया मूवमेंट ने भारत की तस्वीर बदली और डिजिटल इंडिया ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। और इन्होंने आगे उपलब्धियां गिनाई हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था देश में मजबूत विकास और व्यापार के समग्र दृष्टिकोण में सुधार और निवेश के संकेत के साथ आशावादी रूप से बढ़ रही है। सरकार के नए प्रयासों एवं पहलों की मदद से निर्माण क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है। निर्माण को बढ़ावा देने एवं संवर्धन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। मेक इन इंडिया मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। इसका दृष्टिकोण निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना है, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना और सरकार एवं उद्योग के बीच एक साझेदारी का निर्माण करना है। और मेक इन इंडिया पहल के संबंध में देश एवं विदेशों में सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। अभियान के शुरू होने के समय से इसकी वेबसाइट पर 12,000 से अधिक सवाल इन्वेस्ट इंडिया के निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त किया गया। जापान, चीन, फ्रांस और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने विभिन्न औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारत में निवेश करने हेतु अपना समर्थन दिखाया है। अब मेक इन इंडिया के तहत 25
क्षेत्रों बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडो में खुलती है की पहचान की गई है। तो ये हमारे 25 क्षेत्र हैं। आप इसको नेट से भी सर्च करके देख लीजिएगा 25 क्षेत्र कौन कौन से हैं जो मेक इन इंडिया के तहत हैं। ठीक है, जिसमें से कि ऑटोमोबाइल है, विमानन है, जैव प्रौद्योगिकी है, निर्माण है, रक्षा उत्पादन है, रसायन है, विद्युत मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी एवं बीपीएम, चमड़ा, मीडिया, मनोरंजन, खदान, तेल एवं गैस, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीज़ें आप नेट से देख लीजिएगा। तो ये था हमारा इसके बारे में। तो हमने इसमें मेक इन इंडिया के बारे में अभी जो खैर बात चल रही है वो मेक फॉर इंडिया के लिए बात हो रही है। तो मेक फॉर इंडिया का कॉन्सेप्ट जब आगे ये टॉपिक आएगा न्यूज़ में तो हम उसमें कवर करेंगे। अब आगे टॉपिक जो है वो जो दिया गया है, ये दिया गया है भारत में अंगदान बेहद कम समझें हम। हमारे भारत देश में क्या है, अंगदान बहुत कम होता है। और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में अंग दान को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ऐसे दो लोगों के बीच किडनी बदलने की अनुमति दी जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। हमारे यहाँ अभी क्या नियम था कि अगर कोई अंगदान करना है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो वो परिवार का ही सदस्य कर सकता है, या तो आपका बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है परिवार से रिलेटेड जो आपके लिए ये कर सकता है। लेकिन अब क्या है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मानवीय आधार पर और जीवन मूल्य को ध्यान में देखते हुए इन्होंने ये फैसला सुनाया है कि अब संबंध का होना जरूरी नहीं है। और फिर लालू प्रसाद यादव जी ने भी सिंगापुर में जाकर किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था और इनकी बेटी रोहिणी जी ने अंगदान किया था। तो हम देखते हैं कि अंगदान की जरूरत क्यों पड़ती है, किस स्थिति में किया जा सकता है अंगदान। तो ब्रेन डेड होने पर शरीर के सारे अंगदान किए जा सकते हैं। शरीर के मृत होने पर करीब 6 घंटे तक आंखों का दान किया जा सकता है। गुर्दे, फेफड़े, आंख, यकृत, कॉर्निया, छोटी आंत, त्वचा के ऊतक, हड्डी के ऊतक, हृदय वाल्व और शिराएं दान की जा सकती हैं और इनकी जरूरत बनी रहती है। अंगदान उन व्यक्तियों को किया जाता है जिनकी बीमारियां अंतिम अवस्था में होती हैं और 75 से 80% अंगदाता महिलाएं हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, 80,000 व्यक्तियों में लीवर प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है और सिर्फ 1800 लोगों को ही मिल पाता है। आप रेशियो देखिए। और हृदय प्रत्यारोपण 1,000 हार्ट 10,000 हार्ट फेल के शिकार होते हैं लेकिन 200 ही ट्रांसप्लांट। और किडनी के लिए 2.5 लाख को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है लेकिन 8,000 को ही अंग मिल पाता है। तो अगर हम मानवीयता को और जीवन मूल्य को आधार बनाकर देखें तो अंगदान बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम भारत का स्थान देख लेते हैं क्या है। तो अंगदान में भारत दुनिया में काफ़ी पीछे है। यहाँ 10 लाख की आबादी पर केवल 0.52 लोग अंगदान करते हैं, जबकि प्रति 10 लाख की आबादी पर स्पेन में 49.6 लोग, क्रोएशिया में 35 और अमेरिका में 27 लोग अंगदान करते हैं। तमिलनाडु ने बीते कुछ समय में इस क्षेत्र में बेहतर काम किया है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लगभग 80,000 कार्निया दान होता है। स्पेन में होते हैं खास समन्वयक। ब्रिटिश जर्नल ऑफ जनरल प्रैक्टिस के मुताबिक स्पेन में अंगदान की परंपरा सिर्फ जागरूकता की वजह से नहीं है बल्कि वहां प्रत्यारोपण करने वाले अस्पतालों में खास तौर पर समन्वयक उपयोग किए जाते हैं। अगर हम देखें तो हमें जब नया जीवन मिलता है, हम जब जन्म लेते हैं तो हम रो रहे होते हैं और दुनिया हंस रही होती है। तो हमें अपने जीवन में कुछ तो ऐसा काम करना चाहिए जिसमें कि हमारी जब मृत्यु हो तो हम जब जाएं दुनिया को छोड़कर तो हम हंस रहे हों और लोगों की आंखों में आंसू होने चाहिए। तो अंगदान इस दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हम सभी को अंगदान करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, ये आंकड़े देखकर आपको लग रहा है कि 80,000 लोग लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है इन लोगों को और 1800 लोगों को मिल पाता है। तो देखिए कितने रेशियो में लोगों की मृत्यु हो रही है। तो आप जीवन से जब अंतिम विदाई लें तो अंगदान करके जाएं, क्योंकि इससे आप मरने के बाद दुनिया में जाने जाओगे, आपका लोग नाम लेंगे और फिर कुछ सार्थक काम होगा जीवन में। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है जलवायु परिवर्तन का दंश झेलते बच्चे। ये है संपादकीय एडिटोरियल। हाल में यूनिसेफ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कोशिश ना की गई तो जलवायु आपदा बाल अधिकार की दिशा में सबसे बड़ी घातक साबित होगी। देखिए, अगर हम देखें तो जलवायु संकट जब भी उत्पन्न होता है तो ये बच्चों को, पर्यावरणीय खतरे जो भी उत्पन्न होते हैं वो बच्चों के कल्याण और भविष्य के लिए विनाशकारी होते हैं। और जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग, फसलों की घटती पौष्टिकता,
खाद्य असुरक्षा, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण का असर बच्चों पर भी पड़ता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, वो इन सब चीज़ों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। और यूनिसेफ की ये रिपोर्ट, चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग, दुनिया के 1/3 बच्चे लू और पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं, और हर 6 में से एक और हर 7 में से एक बच्चा चक्रवात और बाढ़ का जोखिम झेल रहा है, जबकि हर 4 में से एक बच्चा मलेरिया और डेंगू जैसी वेक्टर जन्य बीमारियों की चपेट में है। जलवायु की कठोरता बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, भविष्य की आजीविका, रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास को भी प्रभावित करती है। जलवायु संकट बच्चों के भविष्य को चुनौतीपूर्ण बनाकर उसके उपयोगी मानव संसाधन के रूप में विकसित होने की संभावनाओं पर रोक लगा देता है। भारत दुनिया के उन 23 देशों में शामिल है जहां अत्यधिक उच्च तापमान के कारण बच्चों को जोखिम उठाना पड़ता है। ज़्यादा गर्मी, कड़कड़ाती हुई ठंड और मूसलाधार बारिश के दिनों में बच्चों का स्कूल जाना, खेल के मैदान में जाना, भ्रमण पर जाना सब बाधित हो जाता है। और बढ़ता तापमान, पानी की कमी और खतरनाक श्वसन स्थितियों का सबसे घातक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। और यूनिसेफ 2022 से 2023 अवधि के बीच जलवायु परिवर्तन के खिलाफ इस ध्येय के साथ काम कर रहा है कि इस धरा को बच्चों के रहने योग्य बनाया जा सके। बच्चों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना बड़ों की जिम्मेदारी है। जलवायु संकट को रोकने के लिए बलपूर्वक कार्रवाई करनी होगी। इससे सभी आयु वर्ग के लोगों का हित जुड़ा हुआ है। अब देखिए, हमारे जो बच्चे हैं वो आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य हैं, और वो देश में एसेट के रूप में काम कर सकते हैं। अगर हमने जलवायु परिवर्तन पर विचार नहीं किया तो इससे क्या है, हमारी इकोनॉमी पे अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो मानव संसाधन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, और मानव संसाधन नहीं बन पाने के कारण वो देश के लिए लायबिलिटी बन जाएंगे। और देश की लायबिलिटी अगर युवा बन जाएंगे तो देश की आर्थिक व्यवस्था को, आर्थिक विकास करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और फिर उन्हें उनको आगे बढ़ाने के लिए, मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार को भी कई सारी योजनाओं को चलाना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चे लायबिलिटी ना बने, देश के लिए एसेट बने। तो हमारे विश्व के लोगों को चाहिए कि वो जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करें और इसको इस तरह से कंट्रोल करें कि आने वाले बच्चों को भी जिस तरह से हम रह रहे हैं, जिस तरह से हमें पौष्टिक खाना मिल रहा है, उनको भी मिल सके। ठीक है, तो ये था, और ये GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ज़्यादा कर से इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं क्या आया है। तो इसमें बोला गया है कि ज़्यादा कर से छोटी कारों की बिक्री घटी। ये मारुति सुजुकी के चेयरमैन ने कहा, सभी कारों पर समान कर बाजार के लिए अच्छा नहीं है ना। अब देखो, समान कर अब सभी कारों पर लगा दिया जाएगा तो देश में जो अमीर वर्ग है उनके पास तो पैसा है, वो आईफोन खरीदे या मर्सिडीज, BMW कुछ भी खरीदे, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जो कि छोटी कार, जिसके पास 4 लाख है, अगर 1.5 लाख रुपए कार महंगी हो गई तो वो सोचेगा कि अरे यार 5.5 लाख की कार हो गई, हम क्यों खरीदें। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंच सकती है। तो ये इस बारे में कहा गया है कि समान कर लगाना सही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास अभी क्षमता है 12,000 या 17,000 का फ़ोन खरीदने का, लेकिन अब सोचिए वही फ़ोन 35,000 का हो जाए तो क्या आप लेंगे? नहीं लेंगे। फिर आप कहेंगे कि सैमसंग गुरु से काम चल जाएगा, उसी से काम चलाया जाए। तो ये है इस टॉपिक का मतलब। उसके बाद अगला टॉपिक है, एम्पायर मैगजीन के 50 महान एक्टर्स की सूची में शाहरुख खान अकेले भारतीय। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के ब्रिटिश एम्पायर मैगजीन ने अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया है। शाहरुख इस सूची में शामिल होने वाले अकेले भारतीय कलाकार हैं, और एम्पायर मैगजीन ने फरवरी 2023 के अपने अंक के लिए पाठकों से अब तक के अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए वोट करने के लिए कहा था, और अब इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें 50 महान एक्टर्स की सूची में शाहरुख खान शामिल हैं। तो ये आपके करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि एम्पायर मैगजीन में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को स्थान मिला है, तो वो है शाहरुख खान। तो दोस्तों ये था हमारा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो आप कमेंट करके बताइएगा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको कैसा लगा, और हम मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।